हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नू लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से BE-VAE 181 का कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को लाया हूं जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम में जाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि यहां पर मैं वही प्रश्न बताऊंगा जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बता दूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि पहली बार एग्ज़ाम देंगे, तो उन्हें नहीं मालूम है कि इस सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम होता है MCQ टाइप का होता है या सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि इस सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम होता है MCQ टाइप का प्रश्न आएंगे परीक्षा में। और आपके एग्ज़ाम हॉल में प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न होंगे, सभी के 4 अल्टरनेटिव ऑप्शन दिए जाएंगे। और जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उसको आपको टिक आउट करके आना है। ठीक है, तो अपने मन से यह वहम निकाल दीजिए कि इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम जो होता है वह डिस्क्रिप्टिव होता है। ठीक है, तो प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और इस वीडियो का सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिया गया है और इनके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इन चारों ऑप्शन में आपको जो भी सही लगता है उसको आपको टेक आउट करना है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो बायोमास ऊर्जा दिया है, सौर ऊर्जा दिया है, ज्वारीय ऊर्जा दिया है और इनमें से सभी। ठीक है, तो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत ये तीनों ही है। ठीक है, बायोमास ऊर्जा भी गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत होता है, सौर ऊर्जा भी होता है और ज्वारीय ऊर्जा भी होता है। यहाँ पे मैं आप सबको बता दूं कि परंपरागत ऊर्जा का स्रोत गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत से रिलेटेड एग्जाम में एक प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, तीसरा ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन और चौथा ऑप्शन है पवन ऊर्जा। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा पवन ऊर्जा। ठीक है, पवन ऊर्जा जो है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है, बाकी तीनों ही ऊपर का जो है वह ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इस वीडियो का तीसरा नंबर प्रश्न कि हिमालय के किस क्षेत्र में मिस्मी टेकिन नामक एक शाकाहारी जंतु पाया जाता है। ठीक है, तो हिमालय के किस क्षेत्र में मिस्मी टेकिन नामक एक शाकाहारी जंतु पाया जाता है। आपके सामने ऑप्शन है पश्चिमी क्षेत्र में, शीतोष्ण क्षेत्र में, मध्य क्षेत्र में और पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा पूर्वी क्षेत्र में। हिमालय के पूर्वी क्षेत्र में मिस्मी टेकिन नामक एक शाकाहारी जंतु पाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है दक्षिणी प्रायद्वीप, इसके बाद का ऑप्शन दिया गया है पश्चिमी घाट, तीसरा ऑप्शन दिया गया है पूर्वोत्तर भारत और चौथा ऑप्शन जो है गंगा का मैदान। तो इन चारों में से कौन सा जो है दुनिया का सबसे अधिक उपजाऊ वाला क्षेत्र माना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा इन चारों में से गंगा का मैदान। ठीक है, गंगा का मैदान जो है यह दुनिया का सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि इस मैदान में, इस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। और जिस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है वह मिट्टी जो है खेती के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न एग्जाम में रहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने 2014, 2016, 2019 और 2015। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 2015। 2015 में ही अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि की स्थापना हुई थी। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करना चाहूँगा और आपको बता दूँ कि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मैंने जो है बना रखे हैं।
और अलग से मैंने जो है प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को ऐड कर दिया है ताकि आपको सभी वीडियो एक ही जगह में मिल जाए और अच्छे तरीके से एग्ज़ाम में दे पाएँ और इस सब्जेक्ट में क्लियर हो पाएँ। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि की स्थापना जो है 2015 में हुआ था, यानी कि 2015। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु प्रजाति के विलुप्त होने का कारण है? ठीक है, तो पशु प्रजाति के विलुप्त होने का इन चारों में से कौन सा कारण है? तो पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, अधिवास की हानि। दूसरा ऑप्शन है शिकार के कारण। तीसरा ऑप्शन है वन से अत्यधिक दोहन और चौथा ऑप्शन है पशुओं को पालतू बनाना। ठीक है, यहाँ पर अधिवास की हानि का मतलब होता है कि घर से निकालना। ठीक है, तो कौन सा पशु प्रजाति के विलुप्त होने का कारण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पशुओं को पालतू बनाना। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का जो है 7वां नंबर प्रश्न है कि भारत में वनच्छादन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? वनच्छादन का मतलब होता है कि भारत में पूरे वन का, ठीक है, पूरे वन का कितना भाग जो है, कितना भौगोलिक क्षेत्रफल है, यानी कि इस भारत में जो है जितना भी भौगोलिक क्षेत्र है, इस पूरे भौगोलिक क्षेत्र में कितना प्रतिशत जो है वनों से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 24.39%, जबकि ऑप्शन में देख पा रहे होंगे 24.30 दिया है, 25.5% दिया है, 20% दिया है, तो इन तीनों तो होगा नहीं। इसका राइट आंसर होगा 24.39%। यहाँ पे आपको बता दूं कि इसके नियर अबाउट भी आपको दिए जाएंगे, तो आपको सही तरीके से याद रखना है। 24.39% इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि वन अपरूपण का क्या परिणाम होता है? ठीक है, तो वन अपरूपण का परिणाम यह होता है कि मिट्टी का कटाव होता है, इससे वन उत्पादों की उपलब्धता में कमी होती है, पादप जंतु एवं सूक्ष्म जीव जैव विविधता में कमी होती है। इनमें से सभी, यानी कि ये सभी जो हैं वन अपरूपण का परिणाम होता है। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी घाट भारत के किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका राइट आंसर होगा उष्णकटिबंधीय वन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जीवाणुओं के द्वारा अकार्बनिक पदार्थ के अपघटन में उपयोग की गई ऑक्सीजन का मापन क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा BOD। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने 10 ही प्रश्न बताए हैं और इसके अगले वीडियो में मैं जो है बाकी के प्रश्न बताऊंगा। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।